तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर फिजिक्स पूर्णिया पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग एक नया जर्नी शुरू करेंगे यूट्यूब के माध्यम से, और हम लोग क्लास 12th को आज समझेंगे कि क्लास 12th होता क्या है, क्लास 12th में पढ़ना क्या है, सभी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं तो जुड़ जाइए हमारे साथ सब्सक्राइब करके। तो सबसे पहले आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास 12th के बारे में बात करेंगे कि आखिर क्लास 12th में हमें पढ़ना क्या है, फिजिक्स में हमें क्या पढ़ना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्लास 12th और फिजिक्स पढ़ने आए हैं तो हम लोग निर्जीव वस्तुओं पे ही चर्चा करेंगे, नॉन लिविंग थिंग्स पे ही चर्चा करेंगे, है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग एक कहानी समझते हैं। सपोज करते हैं कि हमें पटना घूमने जाना है। तो पटना घूमने जाने से पहले हमारा एक काम होना चाहिए कि हम ये पता करें कि पटना में ऐसा कौन कौन सा जगह है जो घूमने लायक है ना। उसके बारे में हम पहले पता करेंगे, फिर जाके हम वहाँ जाएंगे और उस जगह को विजिट करेंगे। और एक तरीका ये है कि बिना पता किए हुए हम ट्रेन पकड़ लें और निकल जाएं पटना। वहाँ जाएंगे तब जाके हम पता करेंगे। तो मेरा कुछ नहीं, समय जाएगा, समझने में समय लगेगा, और जो समय हम समझने में देंगे वो समय हम घूमने में दे सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जब क्लास 12th में आ ही गए हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें क्लास 12th में पढ़ना क्या है। सबसे पहले उसका जानकारी आपको होना चाहिए। और क्लास 12th में कितने चैप्टर हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्या पढ़ने हैं उनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो आज हम लोग इस इंट्रोडक्शन के वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि आखिर क्लास 12th में पढ़ना क्या है। ठीक है। और जब आप इस बात को समझ जाते हैं कि आपको पढ़ना क्या है तो आपको पढ़ने में रुचि भी आती है। ठीक है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, ये यूट्यूब पे क्लास 12th का मेरा पहला वीडियो होगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के चीज़ों को समझिए, देखिए, तो आपको निश्चित रूप से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो क्लास 12th में जो है हमें फिजिक्स में द्रव्य के बारे में पढ़ना होता है, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे वो क्लास 12th हो। हमें मैटर के बारे में अध्ययन करना होता है, और मैटर में जो गुण होता है, हम भी एक प्रकार का मैटर है। हमारे सामने बेंच है, वो भी एक प्रकार का मैटर है। बल्ब है, वो भी मैटर है। मोबाइल फ़ोन है, वो भी मैटर है। कैमरा है, वो भी मैटर है ना। तो जो भी हमारे अगल बगल चीज़ें हैं वो सभी क्या है, मैटर है। इस मैटर का दो प्रॉपर्टीज होता है, दो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, दो मूलभूत गुण होता है जिसके बिना वो मैटर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है। वो दो गुण क्या है? वो जो दो गुण है, एक तो उसका है कि उस मैटर में द्रव्यमान होगा, और दूसरा बात ये है, दूसरा गुण ये है कि उसके पास आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा। ठीक है। किसी भी पदार्थ के पास दो गुण होगा, उसके पास आवेश भी होगा और उसके पास द्रव्यमान भी होगा। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर, हमारे अंदर तो आवेश नहीं है, हमें अगर कोई छूता है तो उसको तो करंट नहीं लगता है सर। तो ये कैसे सर हर चीज में आवेश होता है? पेशेंस बना के रखिए, हम सही बातों पे चर्चा करेंगे। आवेश आपके अंदर भी है, आवेश मेरे अंदर भी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया का सभी पदार्थ
दुनिया का सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है और परमाणु में मूलभूत 3 कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कोई पदार्थ है वो किससे बना है? परमाणु से, और परमाणु के अंदर होता है नाभिक, और नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में घूमती रहती है। ये 3 कण होते हैं भौतिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। अगर कोई वस्तु उदासीन है, उदासीन का अर्थ है वो अनावेशित वस्तु है। जैसे हमको अगर कोई छुए तो उसको करंट नहीं लगेगा, इसका मतलब है कि हम अभी उदासीन हैं, हम अनावेशित हैं। जब हम अनावेशित हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जितने इलेक्ट्रॉन है हमारे अंदर उतने ही प्रोटॉन है, और ये जो दोनों है ये आवेश है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आवेश है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे अंदर आवेश तो है। तो आवेश है तो हम न्यूट्रल हैं फिर भी आवेश है, समझे? कहने का मतलब ऐसा कोई पदार्थ नहीं है दुनिया में जिसके पास आवेश नहीं है। अगर कोई पदार्थ उदासीन है, इसका मतलब है जितना उसके पास प्लस है उतना ही माइनस, और प्लस माइनस आपस में उसको न्यूट्रल करके रखा है। ठीक, तो इन सभी बातों पे हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट है। क्या है? इंट्रोडक्शन का पार्ट है। तो इसमें हम लोग ये समझते हैं कि पढ़ना क्या क्या है। ठीक, क्लास 12th में पढ़ना क्या क्या है। तो ध्यान देंगे, ये जो द्रव्यमान होता है, किसी पदार्थ का जो गुण द्रव्यमान होता है, ये एक मूलभूत गुण होता है और इनके बिना कोई पदार्थ एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इनके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल, ये सब जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल 2 पिंडों के बीच में लगने वाला बल होता है, 2 द्रव्यमान वाले वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल होता है। इनके बारे में हम लोग क्लास 11th में पढ़ लिए हैं। आज जो है हम लोग क्लास 12th में चर्चा कर रहे हैं। क्लास 12 जो है कहिए पूरा जो 15 का 15 चैप्टर है, 15 का 15 चैप्टर, वो सब आवेश पे निर्भर है, आवेश से संबंध रखबे करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान देना है, इनके बारे में तो हम लोग 11th में पढ़े हैं। आपको 11th का कुछ कुछ चीज़ आपको पढ़ लेना है। जैसे आपको कलन पढ़ लेना है, कैलकुलस, इसी में आपको 2 पार्ट होता है कैलकुलस में। ठीक है ना? अवकलन और समाकलन। समाकलन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये दोनों पढ़ना होता है। फिर आपको थोड़ा बहुत आपको सदिश के बारे में पढ़ लेना है। फिर आपको मात्रक तथा मापन के बारे में पढ़ लेना है। सदिश में अदिश गुणन, सदिश गुणन। फिर आपको जो मैथमेटिकल टूल्स है, मैथमेटिकल टूल्स में से आपको यही हुआ, ये जो कलन है ये आपका मैथमेटिकल टूल्स का ही पार्ट है। इसमें और भी आपको पढ़ना है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेना है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लेना है आपको, थोड़ा बहुत बाइनोमियल के बारे में जानकारी होना चाहिए, लॉग वगैरह के बारे में जानकारी होना चाहिए, है ना? ये सब चीज़ आपको आना चाहिए, तब जाके आपको फिजिक्स आसान लगेगा। ये सब 11th का पार्ट है। तो मैथमेटिकल टूल्स जो है हम आपको एक प्लेलिस्ट हमारा बना हुआ है, आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, और हम जो है डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो खैर आपका ये हो जाएगा। और मात्रक और मापन का भी क्लास 11th का अगर आप लेक्चर देखिएगा तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, आप उसको देख के समझ सकते हैं। सदिश तो ये सब आप कर लेंगे, ये सब के बिना फिर आपको फिजिक्स समझने में थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ठीक है? तो ये आप कर लेंगे, ये बेसिक बात है। तो समझिए, हम लोग क्लास 12 में सबसे पहले पढ़ेंगे कि आवेश क्या होता है और आवेश का प्रभाव क्या होता है। अगर आवेश यहाँ रुकी हुई है तो उसका प्रभाव क्या होगा, आवेश अगर गति कर रही है तो उसका प्रभाव क्या होगा। इन सभी
के बारे में हम लोग पढ़ेंगे शुरुआती चैप्टर में, मतलब पहला चैप्टर में। तो पहला जो चैप्टर है आपका वो उसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस तथा फील्ड, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, है ना, तथा बोलते हैं। दूसरा जो है आपका वो है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये जो है ये दोनों हमारा यूनिट 1 में आ जाता है, और इस यूनिट का जो नाम है वो है स्थिर वैद्युतिकी। और ये स्थिर वैद्युतिकी है, स्थिर मतलब होता है रेस्ट यानी रुकी हुई, और वैद्युतिकी मतलब होता है चार्ज, यानी कि आवेश जो है, जो चार्ज है आवेश इसमें रुका हुआ रहेगा। यानी कि पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में हम लोग केवल और केवल रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो है ये तो आवेश का रुका हुआ सिस्टम हो गया, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। उसी में 2 पार्ट पढ़ लेना हमको, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। अगर आवेश गति करेगी, यदि आवेश गति करेगी, जब आवेश का गति होता है ना, तो वो वाली जो कंडीशन होती है, वो वाली जो अवस्था होती है, वो कहलाती है वैद्युत धारा। वो क्या कहलाती है? वैद्युत धारा। जब ऐसे आवेश हम रुके हुए हैं, हम जब रुके हुए हैं तो हम अपने चारों ओर उत्पन्न करेंगे केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र। क्या? हम अगर रुके हुए हैं, अगर आवेश रुकी भी रहती है तो वो अपने अगर मान लीजिए यहाँ आवेश को क्यू से दिखाते हैं, चाहे वो कैपिटल की हो या फिर स्मॉल की हो, तो ये अपने चारों ओर उत्पन्न करेगी केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र। क्या उत्पन्न करेगी? केवल और केवल वैद्युत क्षेत्र। लेकिन अगर आवेश गति करने लगेगी, हम आवेश हैं और हम गति कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आवेश अब वैद्युत धारा में परिवर्तित होने लगा है। आवेश अगर प्रवाह कर रहा है तो वो वैद्युत धारा कहलाएगा, ठीक है। तो वैद्युत धारा जो है वो हमारा तीसरा चैप्टर है, यानी तीसरे चैप्टर में आवेश गति करेगा। और एक साइंटिस्ट थे, इसका नाम था फैराडे, आगे हम आपको उसके बारे में बताएंगे। उन्होंने देखा कि जब किसी कंडक्टर से या किसी वस्तु से, चालक से जब आवेश प्रवाह कर रही है, आवेश का प्रवाह मतलब वैद्युत धारा, जब वैद्युत धारा प्रवाह कर रही है तो वो अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये जो है आपका एक वायर है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट इधर पास कर रही है, और याद रखिएगा अगर इलेक्ट्रिक करंट इधर पास कर रही है, विद्युत धारा इधर पास कर रही है, तो आवेश इधर पास करेगी। आवेश के विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो फैराडे साहब देखे कि भाई अगर ये आवेश इधर जा रही है, विद्युत धारा अगर पास कर रही है, तो वो अपने चारों ओर, है ना, इधर या जो है मान लीजिए इधर जा रही है, तो ये अपने चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये है, ये अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है, यानी अगर रुका हुआ है तो केवल और केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। अब वो जा रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने लगा। तो उन्होंने देखा कि अगर वो जा रहा है तो जाने का 2 तरीका होगा। एक तो एक समान से हम जा सकते हैं, और दूसरा हम असमान से जा सकते हैं। यानी कि इसमें देखा आवेश गति कर रहा है, आवेश गति कर रही है। जब आवेश गति कर रही है तो इसका मतलब गति 2 प्रकार से किया। कौन कौन सा? एक तो समान गति हो जाएगा, चलने का क्या तरीका है, गति करने का क्या तरीका, 2 तरीका है। एक तो समान तरीके से हम जाएंगे, दूसरा क्या, असमान से जाएंगे, असमान गति करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आवेश त्वरित हो गई, आवेश जो है त्वरित हो गई, यानी वो जो है परिवर्ती नेचर की हो गई। अपना जो उसका गति है वो
उसमें परिवर्तन होने लगा, कभी तेज कभी धीमे, कभी तेज कभी धीमे, इस तरह जाने लगा। उन्होंने देखा कि अगर आवेश एक समान से जा रही है तो वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। कहने का मतलब जब आवेश रुकी हुई थी, ये आवेश अगर स्थिर है तो वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। लेकिन वही आवेश अगर गति करने लगी, कैसी गति करने लगी, समान गति करने लगी, तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करने लगा। ठीक उसके विपरीत अगर देखा गया कि भाई अगर वो असमान गति से जा रहा है, असमान गति से जाने के बाद यानी आवेश जब त्वरित हो गया, यानी परिवर्तनशील हो गया गति उसका, तो उन्होंने देखा कि आवेश मुख्य रूप से तीन चीज उत्पन्न करने लगा। विद्युत क्षेत्र देखिए, विद्युत क्षेत्र तो हर कंडीशन में उत्पन्न कर रहा है, चाहे आवेश रुकी हुई हो या फिर समान गति कर रही है या फिर असमान गति कर रही है, विद्युत क्षेत्र वो उत्पन्न करेगी ही करेगी। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न की, प्लस वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न किया, और एक चीज और उत्पन्न किया। वो क्या चीज? वो विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, इसको या फिर आप तरंग बोल सकते हैं। तरंग, क्या? तरंग। ये तीन चीज उत्पन्न किया वो। यानी उन्होंने देखा कि आवेश अगर रुकी भी हो या गति कर रही हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उत्पन्न करेगी विद्युत क्षेत्र तीनों कंडीशन में। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर आवेश को एक समान लेके जा रहे हैं, जैसे देखो एक समान लेके जा रहे हैं, जब एक समान लेके जा रहे हैं तो वो अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रही है। इन आवेश असमान है, ऐसे कभी धीमे कभी स्लो, ऐसे कर जा रहा है, फास्ट फिर स्लो फिर ऐसे करके, मतलब असमान तरीके से ऐसे जा रहा है, फिर फास्ट हो गया ऐसे करके, फिर इस तरह से अगर जा रही है तो वो देखा कि वो तीन चीज उत्पन्न कर रहा है, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरण। ये ऊर्जा का रूप होता है। तो अच्छा ऐसा हो गया। तो फिर इस तरह से देखा, फैराडे साहब देखे कि अगर किसी वायर से अगर इलेक्ट्रिक करंट पास कर रही है तो वो अपने चारों ओर उत्पन्न करेगी चुंबकीय क्षेत्र। ये तार है, इससे इलेक्ट्रिक करंट जा रही है, तो ये अपनी चारों ओर क्या उत्पन्न करेगी? चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने दिमाग लगाया, क्या किसी अगर चुंबकीय क्षेत्र है उससे हम विद्युत धारा उत्पन्न कर सकते हैं? तो वो प्रैक्टिकल किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो उन्होंने पाया हाँ कर सकते हैं। तब जाके आपका जो है चौथा चैप्टर बना, है ना, जिनके बारे में बना। तो चौथा चैप्टर बाद में, ऐसा कुछ नहीं है कि वो चैप्टर बना दिए, क्लास 12 का ऐसा नहीं था, सिलेबस बना रहे थे वो, ठीक ना, ठीक है। तो जो चौथा चैप्टर है उसमें हम लोग पढ़ते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में। गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में चौथा जो चैप्टर है हमारा, उसमें पढ़ते हैं गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, ठीक है। और फिर पांचवा जो है वो भी है, वो है चुंबकत्व तथा द्रव। तो एनसीईआरटी क्या किया है, चैप्टर 3 को दूसरा यूनिट में डाला है और चैप्टर 4 और 5 को तीसरा यूनिट में दे दिया, ठीक है। इन दोनों को तीसरा यूनिट में दे दिया। उसके बाद देखा कि अच्छा क्या देखा वो, कि विद्युत क्षेत्र भी क्या उत्पन्न कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। तो अच्छा, तो उन्होंने देखा कि भाई क्या हो रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण हो रहा है ना। तो उन्होंने एक चैप्टर बना दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
फिर देखा कि अच्छा करंट भी आ गया, तो करंट का एक बना दिया प्रत्यावर्ती धारा। ऐसे धारा दो प्रकार का होता है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली जो है प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में? प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। और फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। इसी में हम लोग पढ़ेंगे गामा रे, एक्स रे, ये सब जितना रे वगैरह रहेगा उन सभी का गुण उपयोग सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये जो है आपका जो ये दोनों है, ये आता है यूनिट 4 में और ये आता है आपका यूनिट 5 में अकेले। यानी ये जो है आपका ये पार्ट 1 हो गया। यानी आपका जो बुक है ना एनसीईआरटी का, 2 बुक है, तो ये जो भाग वन में जो आपका चैप्टर होगा यही 8 होगा। और ये 8 चैप्टर से मिला के लगभग बोर्ड में आपको 35 नंबर का पूछेगा, 34 या 35 नंबर का आपका इसका वेटेज रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं आगे। ठीक है इतना सारा बात हुआ। फिर जो है उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से देखा कि चलो प्रकाश के बारे में, है ना, तो हमारा 5 यूनिट तक हुआ था। फिर जो है देखा गया 9वां चैप्टर में कि प्रकाश के बारे में बोला पढ़ने के लिए। प्रकाश में हमको पढ़ना था पहले किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी इसमें हमको कुछ प्रकाशीय यंत्र के बारे में भी पढ़ना है। क्या पढ़ना है? प्रकाशीय यंत्र के बारे में। चलिए लिख देते हैं, प्रकाशिकीय यंत्र के बारे में। फिर इसी में हम लोगों को आगे पढ़ना है तरंग प्रकाशिकी। क्या चीज? तरंग प्रकाशिकी। तो ये जो दोनों चैप्टर है इसमें हमको प्रकाशिकी के बारे में पढ़ना है। और इस यूनिट का नाम दे दिया, वो 5 तक हुआ था, ये हो गया 6ठा यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों आपका दूसरा बुक का, ये पहला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर, दूसरे पार्ट का। ठीक है ना। फिर देखा कि 11 जो है आपका, एक ये जो 11वां चैप्टर आया है, ये आया है कब? 1900 ईस्वी के बाद। 1900 ईस्वी के बाद जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जब मतलब इलेक्ट्रॉन का खोज वगैरह हो गया था, तब जो है उसमें हम लोग, जैसे हमारे साइंटिस्ट वगैरह थे, वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो जो खोज कर रहे थे, उनसे जो कुछ रिजल्ट आया था, उसके बेसिस पे एक प्रभाव है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जो कि आपको इसी चैप्टर में पढ़ना है, 11वां चैप्टर में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट जब साइंटिस्ट के द्वारा किया गया तो एकदम समझिए फिजिक्स में क्रांति आ गया। मतलब कुछ चीज खोजने के लिए नहीं था साइंटिस्ट के पास, लेकिन ये जब प्रभाव किया गया तो फिर एक मतलब फिजिक्स अलग मोड़ ले लिया। वहाँ से फिर एक अलग तरह का फिजिक्स का खोज होने लगा, कुछ अलग तरीके से वैज्ञानिक लोग काम करने लगा। मतलब छोटे स्तर पे काम करने लगे, वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करने लगे। तो ये जो है ना, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो इन्हीं के कारण जो आप जो मोबाइल फ़ोन में देख रहे हैं, अभी वीडियो जो देख रहे हैं आप, इसी का देन है। इनका आने का मतलब बहुत कुछ हो जाना फिजिक्स में। पढ़ेंगे हम लोग इसी चैप्टर में। इसका नाम है 11वां का
पदार्थ तथा विकिरण का द्वैत प्रकृति। पदार्थ बोलिए या द्रव बोलिए, है ना। इस द्रव का मतलब होता है पदार्थ, और एक द्रव होता है ऐसे द्रव, ये क्या लिक्विड वाला बोलते हैं ना, ठोस द्रव गैस, तो द्रव वाला वो है। ई द्रव का मतलब पदार्थ हो गया, ठीक ना। तो पदार्थ हो गया, फिर आपका यहाँ द्रव होगा, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव तथा विकिरण का द्वैत प्रकृति, है ना। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। और 12वां है, इसी में देखा गया कि चलो हम लोग फिर परमाणु के बारे में पढ़े। ये सब परमाणु के बारे में 11th में पढ़े थे। इसी में हम लोग जो है थॉमसन का जो मॉडल दिया था, थॉमसन साहब, वो पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ेंगे। नील्स बोर आया, वो भी एक मॉडल दिया था, उसका पढ़ेंगे, है ना। उसका उपयोग वगैरह हम लोग पढ़ते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है, कितना एनर्जी होता है, वो सब मेजर करने के लिए हम लोग इसी में सीखते हैं, है ना। अभी हम इन सब चीज़ों पे अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप डर जाओगे थोड़ा, मतलब ये क्या बता रहे हैं। क्योंकि जब तक हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे नहीं चीज़ों को, तब तक हम समझेंगे नहीं। तो हम ये मान के चलते हैं कि आपको सिर्फ हम थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, वैसे तो ऊपर से जा ही रहा है, ठीक है ना, हम ऐसा मानते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकदम बेसिक से समझ में आने लगेगा, हाँ हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और उसके बाद 13वां है नाभिक, और हम लोग को पढ़ना है अर्ध चालक इलेक्ट्रॉनिकी। इसी में हम लोग को, और ये जो अर्धचालक है ना, यही दिया है आपको फोन, आप जो फोन में देख रहे हैं ना, यही था, है ना। तो इसमें पढ़ना है। इसमें हम लोग को गेट वगैरह के बारे में पढ़ना होता है, लॉजिक गेट के बारे में, है ना। बेसिक गेट होता है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना होता है एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब जो गेट होता है उसके बारे में पढ़ना होता है। फिर नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ना होता है। फिर क्या क्या होता है, अर्धचालक जो है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब के बारे में बहुत सारा चीज़ में हम लोग को पढ़ना होता है। फिर एक चैप्टर और आ जाता है ना, वो है संचार व्यवस्था, ठीक है। यानी कि हमको इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हमको भाग 2 में भी पढ़ना हो जाता है। पार्ट 2 जो है उसमें पढ़ना होता है। और ये जो है आपका, ये जो है एनसीईआरटी, इसको 7वां यूनिट में रखा है, और ये दोनों मिला के इसको 8वां यूनिट में रखा है, और ये 9वां यूनिट में, और ये 10वां यूनिट में, है ना। टोटल जो है आपके पास इकाइयों की संख्या जो है, यूनिट जो है वो कितने हैं, 10 है, और अध्याय कितने हैं, 15। तो इतना यदि आप पढ़ लेंगे तो क्लास 12 आपका फिनिश हो जाएगा, एकदम अच्छा नंबर ला सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ से 11 से लेके 15 तक, ये 15 का चैप्टर आता है आपका आधुनिक भौतिकी में। आधुनिकी भौतिकी कहलाती है, मॉडर्न फिजिक्स को आप बोलते हैं, ये कहलाती है, ठीक है। तो किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये आपका 9वां और 10वां। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी, ये दोनों आपका प्रकाशिकी में आता है, यानी ऑप्टिक्स में आता है, और ये दोनों मिला के 14 नंबर पूछेगा आपको बोर्ड में। और ये जो 5 चैप्टर है इधर, है ना, ये लगभग आपको 22 नंबर पूछेगा, ठीक है, 22 नंबर। तो द्रव तथा विकिरण का द्वैत प्रकृति, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये हो गया। फिर एटम हो गया, परमाणु, न्यूक्लियाई हो गया, है ना, और सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब हो गया। 15 चैप्टर अगर आप पढ़ लेंगे तो बोर्ड में अच्छा नंबर ला सकते हैं। तो आपको पहले हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे, फिर दूसरा करेंगे। ये पहला दूसरा आपको बहुत अच्छे से समझना है, समझना तो वैसे सब है, लेकिन ये दोनों काफ़ी ज़्यादा बेसिक आपको क्लियर करता है, ठीक है। और जो बच्चे अभी, जैसे कोई बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे होंगे, जो 2024 में एग्जाम देंगे, तो उसके लिए एक सेशन है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां चैप्टर, ये चारों को पढ़ लीजिए। यानी फर्स्ट बुक का 2 चैप्टर और सेकंड बुक का भी 2 चैप्टर पढ़िए, आप आराम से पास कर जाइएगा, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना है इसको। लेकिन किसी को है कि नहीं अच्छा नंबर लाना है, तो उसमें क्या करना है आपको, 11वां हो गया, 12वां हो गया, 13वां हो गया, 14वां हो गया, ये 4 चैप्टर अगर आप और ऐड करिएगा तो 60 प्लस नंबर आप ला सकते हैं।
और अगर आप 100 में 100 लाना चाहते हैं, यानी ऐसे तो 30 आपका प्रैक्टिकल होता है, 70 आपका थ्योरी होता है, 70 में 70 तो आपको सब चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आपको फिजिक्स सीखना है तो आपको एक काम करना पड़ेगा। पहले जो मैथमेटिकल टूल्स है ना, जो औजार है, गणितीय औजार है, जो फिजिक्स में जो हम एक प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा टोटल वीडियो। तो उसको आपको देख लेना है। वो अगर आप देख लीजिएगा तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में पहले चैप्टर को लेके, जिसका नाम क्या है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ठीक है, तब तक के लिए ख्याल रखिए और रिवीजन करते रहिए। बाय, टेक केयर।